अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा पूरे का पूरा पीडीएम का जो जलसा लाहौर में हुआ। और इसको पीडीएम के जितने भी कायदीन थे वो 23 मार्च 1940 से इसको तशबीह दे रहे थे बार बार। और मुझे आज इस जलसे के दो मुख्तलिफ पहलू हैं जो मैं आपको बयान कर सकता हूँ और जो कि इंतहाई अहम हैं। एक तो जलसे की फ़िज़िकल प्रेजेंस है और उसके इंतज़ामात हैं, और दूसरी तरफ जलसे के अंदर दी जाने वाली तकरीरें हैं और कंटेंट है कि जिसके ऊपर बात की जा सकती है। मेरे पास वैसे तो सारी तफसील लिखी हुई है कि किस लीडर ने क्या क्या बात की, किसने क्या जुमले बोले, लेकिन वो तो आप भी सुन चुके होंगे। उस पर जाना जो है वो उसको रिपीट करने के मुतरादिफ है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। मैं आपको बस दो बातें बता देता हूँ और बड़ी क्विकली कि जलसा जो है ये तो फ़िज़िकल जलसा जो है वो तो पीडीएम का नाकाम हुआ है। और ये ख़ुद मुझे भी बड़ी हैरानी हुई है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये बहुत बड़ा जलसा होगा, लाख से ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन जितनी मुझे इत्तलात मिली, और मैंने तकरीबन कोई 15 से 20 मुख्तलिफ रिपोर्टर्स वगैरह से तफसीलात ली हैं उसकी, और जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर थे, तो सब ने मुझे बताया 11,000 से लेके 13,000 तक के फ़िगर्स लोगों ने मुझे दिए कि 11,000 हैं, 12,000 हैं, 13,000 हैं। और यानी दर्जन से ज़्यादा लोगों से मैंने पूछा, और उन लोगों को मैंने पूछा कि जिनको जलसे गिनने आते हैं। मसलन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं नहीं समझता कि मुझे जलसा गिनना आता है, लेकिन यह है कि जो उन्होंने मुझे बताया मैं वो बता रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि यार पूरा मीनार पाकिस्तान भरा हुआ था, तो 11,000 लोग कैसे हैं या 12,000 लोग कैसे हैं? हमें तो नज़र आ रहा है कि टीवी के ऊपर या हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि जी मीनार पाकिस्तान 4 तरफ है, और ये एक तरफ को, एक साइड को कॉर्डन ऑफ किया गया था, और आप सिर्फ उसी साइड का व्यू देख रहे हैं। और उसके 2/3 व्यू जो है वो नहीं आपने देखा कि जो बिल्कुल खाली था, उसको भरने की कोशिश भी नहीं की गई। तो उस लिहाज से तो ये जलसा फेल हो गया। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसकी क्या वजह? उन्होंने कहा जी इसकी दो वजूहत हैं। एक तो यह है कि जनरली अहले लाहौर जो है वो जलसे जुलूसों में जाते नहीं हैं अनलेस कोई उनके इंटरेस्ट की बातें ना हो रही हों और वहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट उनको ना नज़र आ रही हो। मौसम बड़ा शिद्दत है, मौसम में लाहौर में खुलकर बारिश हुई है, ठंडी हवा चल रही है, इट इज़ रियली कोल्ड, और काफ़ी लोग कोरोना से भी डरे हुए हैं। तो लाहौरी जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी थोड़े से आ जाएंगे, गुजरांवाला से आ जाएंगे, सियालकोट से आ जाएंगे, बक्कर से आ जाएंगे, कसूर पत्तों की नारोवाल से आ जाएंगे। और सारे पीडीएम वाले भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-5 हज़ार अगर हर जगह से आ जाते हैं तो 60-70 हज़ार का तो मजमा बड़े आराम की बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि मैंने खुद काफ़ी करीब यानी जाके गाड़ी चला के देखा, खुद मैं चला रहा था, तो सड़कें खुली हुई थी और रुकावटें भी नहीं थी, और यानी मुझे कहीं ब्लॉकेज नहीं हुआ। हाँ, एक साइड पे मुझे हुआ फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर कि जहाँ एक साइड से लोग जा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, डिलिबरेटली 5 या 8 की स्पीड पे गाड़ियाँ चला रहे थे अगले 4 लोग, ताकि पीछे रोड ब्लॉक होती रहे, लेकिन दूसरी साइड बिल्कुल खुली हुई थी। इसका मतलब है कि जा तो रहे थे लोग लेकिन थोड़ी तादाद थी, और वो उसको क्राउड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा ये कि आज इनक्लोजर्स बना दिए गए थे वहाँ पे, और हर एमएनए और एमपीए के नाम के इनक्लोजर्स थे या हलकों के नाम के इनक्लोजर्स थे कि यहाँ पे इन्होंने भरना है, इन्होंने भरना है, इन्होंने भरना है। अच्छा, जो पिछले एक हफ़्ते से मरियम बीबी कैंपेनिंग कर रही थी लाहौर शहर में, और उनकी हम जलसियाँ देख रहे थे हर इलाके की, जी इस इलाके की अवाम ने भरपूर साथ दिया, या बट कढ़ाई के ऊपर इतने हज़ार लोग आ गए जी मिलने और देखने, तो एक अजम्पशन थी कि यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा लोग होंगे। मेरा ख्याल है कि उनके जो मुंतज़मीन थे या क्राउड पुलर्स थे या वो लोग जिनको लाना था लोगों को, वो भी ठंडे होकर रह गए कि उन्होंने कहा कि जी लोग तो आ जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे। तो जलसे के मुंतज़मीन ने इसके ऊपर पैसा भी नहीं खर्चा। पैसा खर्चना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि इस जलसे के लिए उनको ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करनी चाहिए थी, बसें या वैगन्स भी अरेंज करनी चाहिए थी, लाने के लिए भी, वापस ले जाने के लिए भी। और आपने देखा उसकी एक वजह से ये एक नुकसान ये हुआ कि पूरे जलसे के जितने कायदीन थे वो एक बात कहते रहे कि मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों। किसी ने बहनों का, माओं का और बच्चियों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन थी ही नहीं बिल्कुल।
तो इसका मतलब है कि जो कारकुनान थे तमाम पार्टियों के, अब 11 पार्टी हैं, 11 जमातें हैं, तो अगर हज़ार कारकुनान भी आ जाएं तो बड़ी क़यामत नहीं है। तो वही मिलाकर कुल उनकी 11 से 12,000 या 13,000 जो तादाद बनती है, ये वही बनती है। अच्छा, फिर स्टेज के इंतज़ामात जो थे वो भी ज़रा कमज़ोर थे। इनको सुबह से उसको गरमाना चाहिए था, और उसको उसकी इमेजेस जब जाते लोग तो फिर हो सकता है जो घर में बैठे हुए हमारी तरह के लोग हैं वो भी चले जाते कि चलो यार चल के देखते हैं एक्टिविटी क्या हो रही है। तीसरी चीज़, उन्होंने गाने वाने ज़रूर लगाए, लेकिन वो गाने जो थे ना वो उस तरह के नहीं थे जो लोगों का लहू गरमा दें। वो उनको और डिप्रेस करने वाले थे कि चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, तो लोगों को और डिप्रेशन का उन्होंने शिकार किया। एक होता है कि आप लहू गरमाते हैं क्राउड का, और आप उनको वो आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी गाना ऐसा नहीं था जो क्राउड में से किसी ने गाया हो या गाने की कोशिश की हो। तो उस लिहाज से तो ये जलसा फ्लॉप था। लेकिन मैं इस जलसे को देख रहा था दूसरी वजह से कि कंटेंट क्या आ रहा है। तो कंटेंट तो जहर आलूद आया, उसमें बहुत ज़्यादा जहर आलूद आया। अचक ज़ही साहब की बात पे जितना मुझे गुस्सा आया, उससे ज़्यादा मुझे दुख जो है वो मरियम नवाज़ की खामोशी पे हुआ कि वो स्टेज पे बैठी थी, उनके सामने लाहौर की बुराई हुई, तमाम लाहौर के कायदीन बैठे हुए थे वहाँ पे, बड़े बड़े MNAs और MPs बैठे थे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और किसी ने रेक्टिफाई नहीं किया। किसी ने ये नहीं बताया महमूद खान अचकज़ई को कि जिस पाकिस्तान के अंदर तुम बैठे हो, जिस पाकिस्तान के अंदर तुम सारी मुराद लेके बैठे हो, जिस पाकिस्तान में तुम्हारे 9 करीबी रिश्तेदार जो हैं मुख्तलिफ वजारतों पे और गवर्नरशिप से पता नहीं कौन कौन से ओहदों के पर बराजमान है, उस पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो लाहौर के इसी मिंटो पाक से शुरू हुई थी। लाहौर से आवाज़ उठी थी, रेजोल्यूशन पाकिस्तान का पास हुआ था यहाँ पे, उसके बाद करारदाद पाकिस्तान आई थी, तो 1947 में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको आज़ादी मिली। ये कोई आज माई का लाल स्टेज के ऊपर नहीं था जो अचकज़ई को ये बात याद करा देता, ये बात बता देता। बिलावल भुट्टो की तकरीर को मैंने बड़ी अहमियत में दे रहा था, और उसकी ख़ास वजह है कि मरियम नवाज़ का मुझे पता था उन्होंने क्या बात करनी। लेकिन मरियम नवाज़ के मतलब एक बात बता दूं कि आज उन्होंने अपने ही सपोर्टर्स को डिसअपॉइंट किया। कुछ से मेरी बात भी हुई। मरियम नवाज़ ने जिस तरह की बातें चलाना शुरू की और करना शुरू की, वो ड्रैग कर गई अपनी स्पीच को, बजाय पंच लाइन्स के ऊपर कॉन्सनट्रेट करने के। उनकी स्पीच जो थी वो बहुत तवील दुरानिए की होगी। फिर उन्होंने जो वीडियोस दिखाना शुरू की बीच में, वो बिल्कुल बेमाना वीडियोस हैं। मैं ऐसी आपको 10 वीडियोस दिखा सकता हूँ कि जहाँ नवाज़ शरीफ जो है वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं इमरान खान की कि सियासत में आ जाए। सियासत में जब वो कहती है ना कि इसको सियासत में कौन लाया, कौन है जिसने इस नालायक की सरपरस्ती की, तो मैं चले एक आपको चलते चलते एक वीडियो दिखा भी देता हूँ कि जिसमें नवाज़ शरीफ अंग्रेज़ी में इमरान खान के मतलब क्या फरमा रहे हैं कि मैं कितनी बार इनको कह चुका हूँ और ये मान ही नहीं रहे सियासत में आने का, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। पहले ये सुने ज़रा। Sir, this is Richard, who's come from Australia, 60 minutes. Prime Minister, a great pleasure to meet you. Welcome to Pakistan. Thank you very much indeed. Is it your first visit? Yeah, no, second. Are you proud of the young boy? Oh yes, they've done extremely well. If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. Well, you know. आपने सुना कि मियां नवाज शरीफ क्या कह रहे थे, और इमरान खान को सियासत में लाने का सबसे पहले तो क्रेडिट लेने की कोशिश उन्होंने नहीं की। जो बिलावल भुट्टो की स्पीच थी वो इसलिए अहम थी कि उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात की उस पूरी स्पीच में। उन्होंने कहा हमें अब फ़ोन मत करो, उन्होंने कहा हमसे अब राब्ते मत करो। इसका मतलब है वो हर एक को अब ये, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका, अब एहतजाज का दौर शुरू होगा। और दूसरा, बिलावल ने अपने जुमलों में आज नाजायज़ का लफ्ज़ जो है उसको ऐड किया, और ये डायरेक्ट उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट की लेजिटिमेसी को उन्होंने हिट किया वहाँ पे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान ने वो बड़ी सख्त तकरीर की और वो उनसे एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने दो टोक ये बता दिया कि अब किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अब इस्लामाबाद हमने आना है। और वो लॉन्ग मार्च से पहले अपने वर्कर्स को गरमा रहे थे, और उन्होंने दो टोक आज इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको आड़े हाथों लिया,
और उन्होंने कोई लगी लिपटी बीच में रहने नहीं दी कि जिसके बाद अब कोई कहे कि जनाब कोई पर्दा रह गया है या कोई रीच आउट करने के लिए कोई गुंजाइश बाकी रह गई है या हाथ मिलाने के लिए, और ये सब बातें हो गई। आज नए नाम आए। एक नाम जो आपको 3 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि वो आने वाला है, वो आसिफ सईद खोसा साहब का नाम आया। मैंने अपने एक वीलॉग में पहले आपको बताया था कि अब उनका नाम लिया जाएगा। वो नवाज़ शरीफ ने नहीं लिया, नवाज़ शरीफ की बेटी ने आसिफ सईद खोसा का नाम ले लिया। जनरल आसिफ गफूर साहब का नाम आज लिया गया। जनाब जनरल ज़हीर इस्लाम साहब का नाम लिया गया। आज जनरल पाशा का नाम तो पहले वक्तन फ़वक्तन आता रहा, लेकिन आज लिया गया और बड़ा भरपूर तरीके से लिया गया। तो नए नाम और मज़ीद नाम इसमें ऐड हो गए हैं। और अब ये PDM जो है इसने डायरेक्ट ना सिर्फ हुकूमत से बल्कि जुडिशरी से और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, इन्होंने बाकायदा उनके साथ आप समझें कि एक किस्म की टक्कर ले ली। अच्छा, साथ ही जो बार बार स्पीच की और यानी स्पीच में ज़िक्र किया मौलाना फजल रहमान ने, उन्होंने अपने 10 नुकात जो बताए कि जो PDM के ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली, उनमें जो सबसे अहम उन्होंने एक बात की मेरी नज़र में, उन्होंने कहा कि जी एजेंसीज़ और मिलिट्री जो है वो किसी किस्म की मुदाखलत जो है वो नहीं करे। यानी आज, और फिर उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया साजिश का। आज तक हम सुन रहे थे कि वोट चोरी हुआ है, आज उन्होंने उसमें नया एक एंगल दिया है कि वोट चोरी हुआ है और एक साजिश के तहत हुआ है। यानी अब ये समझ आती है कि अगर PDM या इसके पार्टीज़ इसमें शामिल जो हैं, अगर ये कभी इक़्तिदार में आती हैं तो ये किस किस्म की मुकदमेबाजी लोगों के ऊपर करना चाहती हैं, वो आज इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये आके सिर्फ बगावत के मुकदमे जो हैं, साजिश और बगावत स्टेट के ख़िलाफ़, क्योंकि ये आइन अपने आप को इलेक्शन हारना जो समझते हैं वो आइन की इनहराफ किया गया या आइन से इनकार किया गया उसको समझते हैं, तो ये बाकायदा उस ज़ुमरे में ला के इन्होंने ये मुकदमेबाजी करनी है। ये परसों का जवाब है हुकूमत का कि जब नई लॉ मेकिंग हुई है बगावत के पर्चे और जिसमें स्टेट के ख़िलाफ़ होने के पर्चे, ये सब कुछ आया है, तो उसके जवाब में आज उन्होंने ये कह दिया। लास्ट स्पीच मियाँ नवाज़ शरीफ की थी। अच्छा, मुझे इस पे हैरानी हुई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर क्यों आखिरी थी, क्योंकि असूली तौर पे मौलाना फजल रहमान की आखिरी होनी चाहिए थी। मियाँ नवाज़ शरीफ एक शरीक ज़रूर हैं PDM की यानी क़यादत में, लेकिन जो PDM के सदर हैं और सरबराह हैं वो मौलाना फजल रहमान ही हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता, मेरी आंखों का कसूर है, मुझसे मिस हो गया, लेकिन जैसे ही मौलाना स्पीच करने के लिए आने लगे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी पंडाल छोड़ के चले गए। हालांकि पीपल्स पार्टी का और JUI का एक बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग है और दोनों रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, लेकिन फॉर सम ऑड रीज़न मुझे ये लगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो छोड़ के चले गए। उससे पहले आप ये देखें कि जो PMLN है उसकी जो स्टेज मैनेजमेंट थी वो काफ़ी कमज़ोर रही, लेकिन ये जो तकारीर हुई हैं इसको और स्टेज को और क्राउड को, इनको अलग अलग हमें देखना पड़ेगा। क्राउड कमज़ोर था, क्राउड बहुत कमज़ोर था, उस तरह का क्राउड नहीं हुआ जिसकी उम्मीद की गई। स्टेज मैनेजमेंट जो थी वो पुअर थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो कंटेंट था स्पीचेस का और तकरीरों का, मुझे अब ये डर पड़ गया। आज 13 दिसंबर है, 2020 है, और जो मौलाना ने अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उनमें से एक लफ्ज़ लेते हुए आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ और मेरा तज्जिया गलत हो, अल्लाह करे, लेकिन हम एनार्की की तरफ जा रहे हैं, हम सिविल एंड मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। ये 10 जमातों ने फ़ैसला कर लिया है कि अपनी आपको पावर में लाने के लिए इस मुल्क की किसी भी होली से इसको गुजार देंगे। नवाज़ शरीफ और मरीम ने आज बड़ा ज़िक्र किया कि 7 अफराद जिनका इंतकाल हो गया पेशावर के अंदर ऑक्सीजन ना मिलने से। बात तो उनकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एहतसाब होना चाहिए उन लोगों का जिनकी वजह से वो हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि फिर वो जिक्र करते मॉडल टाउन में 14 लोग किस तरह से शहीद हो गए और उधर 90 लोगों को दिन दहाड़े जो गोलियां लग गईं। उस वक्त भी तो शहबाज शरीफ सोए हुए थे ना, उन्होंने कहा मुझे 12 बजे इत्तला मिली। खुद नवाज़ शरीफ जो है वो आज तक उसको इंसाफ नहीं दिलवा सके। उसकी जस्टिस बाकर नचवी के जो कमीशन आया
उसको इन्होंने फौरी तौर पे नल एंड वॉइड करवाने के लिए दूसरा एक कमीशन बनवाया, और जिन जिन लोगों को उसमें निशानदेही की गई थी जस्टिस बाकर नकवी के कमीशन रिपोर्ट में, उन लोगों को मुराद दी गई, उनको जो है पोस्टिंग्स दे दी गई मनपसंद, और उनको इधर उधर निकाल दिया गया। वो 14 लोग जिनमें प्रेग्नेंट खवातीन भी शामिल हैं और अनबॉर्न फीटस हैं जो शहीद हुए, उनको इंसाफ कौन देगा? क्या वो मियाँ साहब को या मरियम बीबी को याद नहीं आया था? बहरहाल अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, जब मैं लाइव फीड के ऊपर मैं मैसेजिंग देख रहा था लोगों की, तो इतनी शदीद पोलराइजेशन है कि कोई यानी मर्द या औरत ये नहीं सुन रहा था कि अगला कह क्या रहा है। जिसने जो मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है उन्होंने उसको बुरा भला कहना है, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ है उन्होंने उनको बुरा भला कहना है, जो किसी और कायद के ख़िलाफ़ है वो उनके साथ गालम गलोच कर रहे हैं। ये जो ज़ीरो टॉलरेंस की एक हमारी टेम्परामेंट बन गई है हमारे मुल्क में, और ज़ीरो टॉलरेंस की जो एक रिवाज पड़ गया है, जो ये बहुत ख़तरनाक है। और मुझे लग ये रहा है कि अगर हमारे तमाम कायदीन ने सर जोड़कर ना बैठे तो हम अगले 1 से 2 महीने के अंदर अपने मुल्क को किसी खुदा न खास्ता एनार्की की तरफ ना धकेल दें। और फिर बड़ा मुझे खौफ आता है उसके मुतालिक ज़िक्र करते हुए भी। इट इज़ नॉट ईजी। कई बातें जो थीं वो नहीं कही जानी चाहिए थी इस जलसे में। हर इदारे की, हर शख्स की, हर इंस्टीट्यूशन की एक तकरीम होती है, इज़्ज़त होती है, और उस तरह से की जानी थी। लेकिन आज इस मुल्क में हक, सच और सियासत ये तीनों दफन हो चुके हैं। अब यहाँ पे अपनी अपनी जंग शुरू हो गई है, और वो जैसे कहा उन्होंने बिलावल ने कि मेरी जंग है, तुम्हारी जंग है, पंजाब की जंग है, लाहौर की जंग है। तो अब ये जंग एक किस्म की शुरू हो गई है। अगर इसको यहीं पे नहीं ख़त्म किया गया तो बहुत हम ख़तरनाक मोड़ पे आ रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक किताब मुझे याद है, मैं कई दफ़ा कोट कर चुका हूँ, द ग्रेट ट्रेजेडी, जो उन्होंने लिखी थी। उसका जो पहला जुमला था वो आज भी मुझे याद है और वो हॉन्ट करता है कई बार। उन्होंने लिखा था कि एंड आई कोट अनकोट, वी आर स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड्स व्हेंस ऑल बट वन वे लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, अनकोट। और लगता है कि वो आज के लिए लिखा कि हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ सिवाय एक के अलावा बाकी सारे रास्ते हमें तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। देखना यह है कि आगे क्या होता है, कि हुकूमत इन लोगों पे एक्शन लेती है या नहीं लेती, क्योंकि ऑब्वियसली वो वेंडर्स के ऊपर तो ले चुकी है एक्शन, और ले लेगी बाकियों के ऊपर। इनके ऊपर तो अभी तक कोई नहीं ले सकी। क्या मरियम नवाज़ जो बेल के ऊपर है, उनकी बेल कैंसिल होने की अपील क्यों नहीं की हुकूमत ने अभी तक? क्यों नहीं उनको वापस भेजा? ये अंदर किस किस्म का मुकमका चल रहा है? आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप एग्री करते हैं कि नहीं करते। हम तो सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को और इस मुल्क में रहने वाले हर एक को, और हर उस पाकिस्तानी को जिस दियार गैर में मेहनत मुशक्क़त कर रहा है, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे और सबके प्यारों को अपनी अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह।